आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास 10th के हिंदी जो है इसका नाम है गोधली। गोधली का अर्थ यह होता है जब शाम के टाइम में बादल में क्या होता है कि रेड कलर का छा जाता है, उसी समय को गोधली कहा जाता है। और गोधली में ये जो हम लोग का चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट के जो क्वेश्चन पढ़ना है वो क्वेश्चन मतलब लगभग 35-36 है। ठीक है, और इन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम लोग को एक एक करके क्या करना है कि स्टडी करना है। ठीक है, और जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, वो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अर्थ होता है कि श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा और जाति का अर्थ होता है के अनुसार, माने जाति के अनुसार अगर काम की बंटवारा कर दे रहे हैं तो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक मतलब जो रचनात्मकता प्रेरक जो व्यक्ति लोग थे वो थे 3 आदमी। एक थे बुद्ध, दूसरा थे कबीर, तीसरा थे ज्योतिबा फुले। बुद्ध जो थे उनको देखकर ये प्रेरित हुए थे, साथ में कबीर को भी देखकर प्रेरित हुए थे और ज्योतिबा फुले को। देखिए, ज्योतिबा फुले एक ऐसी महिला थी जो भारत के प्रथम शिक्षक महिला थी। ठीक है, ये भारत के प्रथम टीचर थी। देखिए, ये जब पढ़ाई कराने के लिए जाती थी स्कूल कॉलेज में, तो इनको लोग क्या करते थे ना कि एक गलत नज़रिया से देखते थे, एक गलत विचारधारा से देखते थे और कहते थे कि ये महिला होकर पढ़ाएगी, ये महिला होकर ये काम करेगी, जबकि ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इन महिलाओं ने क्या किया कि अपने दैनिक जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद ये भारत के प्रथम शिक्षा महिला बनी। ठीक है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, कि तीसरा क्वेश्चन, हु आर सुधराज किन की रचना है। तो आप जानते हैं हु आर सुधराज इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको लिखा था। ठीक है, इसका राइटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। तो देखिए, ये जो हिंदी रूपांतरण इसका लिया गया है तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, माने इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो देखिए, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। तो ये है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण था। ठीक है, अब देखिए, आगे देखिए, अब आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानती है। तो देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए श्रम विभाजन के कार्य कुशलता के लिए मानती है। किसके लिए मानती है? कार्य कुशलता के लिए मानती है। किसके लिए मानती है? कार्य कुशलता के लिए मानती है। की आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए क्या करता है कि मतलब उसके आवश्यक मानता है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये क्या करता है ना कि किसी भी व्यक्ति को ये इच्छित पेशा चुनने को अनुमति नहीं देता है, साथ ही पैतृक पेशा चुनने से बाध्य करती है। कहता है कि जो तुम्हारे पापा नाना काका जो किए हैं ना वही करते आओ। तुम मछली मारता है ना तो मछली मारो, आम मत बेचो। ठीक है, यही काम करता है जाति प्रथा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के समय में किसी भी व्यक्ति को उसके हुनर और उसके मतलब क्षमता को देखकर उसके अनुसार कार्य को करना चाहिए। देखिए, कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं रहता है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि ये एक बहुत मतलब
कुप्रथा के रूप में है जाति प्रथा। आज भी हम लोग देखते हैं कि जातिवाद को लेकर लड़ाई झगड़ाएं करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ यहाँ के भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसके जैसा संवैधानिक देश दुनिया में कोई है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत के पास ही है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन है कि भाईचारे का चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण के सा क्यों बताया गया है। तो देखिए भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण क्यों बताया गया है, क्योंकि इसमें बता दे रहे हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए में, ये ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। एक दूसरे के क्या हैं, पूरक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का निर्धारण करती है। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है, सॉरी 8वां क्वेश्चन है कि जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है। तो देखिए ये पेशा को निर्धारण कर देती है। किसको निर्धारण कर देती है, पेशा को निर्धारण कर देती है कि तुम यही पेशा को करोगे। जैसे तुम्हारे पापा अगर कपड़ा खींचे हैं तो तुम भी कपड़ा खींचोगे। तुम्हारे पिताजी लोहा पीटे हैं तो तुम भी लोहे पीटोगे। और तुम्हारे पिताजी मछली मारे हैं तो तुम भी मछलियाँ मारोगे। ऐसा मतलब जाति प्रथा निर्धारण कर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है। माने श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है। तो एक आवश्यकता है। क्या है, एक आवश्यकता है। क्या है, एक आवश्यकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 9 नंबर हम क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिक विभाजन किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है। तो देखिए सभ्य समाज ने, किसने कर दिया है, सभ्य समाज ने। तो सभ्य समाज ने क्या कर दिया है कि श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिक विभाजन कर दिया। माने ये काम का बंटवारा कर दिया। किसका बंटवारा कर दिया है, काम का बंटवारा कर दिया। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक मूल्य सामूहिक के जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्तियां है। तो जाहिर सी बात है ये है उक्तियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी उक्तियां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन हम ज़्यादा इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान के निर्माता कहकर किनके श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माता कहकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दिया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्ति यही थे। इन्होंने ही अपने मतलब पढ़ाई को कर माने इन्होंने पढ़ाई कर और दुनिया के हर एक देश में जाकर इन्होंने वहाँ से हर चीज़ को सीख कर आकर भारतीय संविधान का निर्माण करवाया। यही नहीं थे बल्कि इनके साथ बहुत लोग थे, लेकिन इन्हीं को संविधान के निर्माता कहा जाता है। माने संविधान का जनक इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि संविधान के निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और ये हमारे भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी सन 1950 को किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह क्या है कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। देखिए तो इसीलिए कहा गया कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, माने अगर जाति प्रथा को श्रम माने काम के बंटवारा मान लिया जाए, माने काम को बांटने वाला मान लिया जाए, तो स्वाभाविक विभाजन, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य इस कार्य को करने में, जैसे मान लीजिए किसी को नाली साफ करने का मन नहीं है और उसको कह दे कि तुम नाली साफ करो, तो वो रुचि करेगा, मन नहीं ना करेगा। तो कहने का मतलब है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। इसमें मनुष्य की इच्छा शक्ति नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए उसको जो मन करेगा वही ना करेगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के निबंध का लेखक ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी अंबेडकर साहब। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, ये 13 नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा है और 12 नंबर क्वेश्चन 2022 में पूछा है। यानी अप्रोक्स क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रुक सकता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर का निबंध निम्न में से कौन है। तो भीमराव अंबेडकर का निबंध निम्न में से कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे देखिए
यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, 1956 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, 1956 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, 1956 में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। आगे देखिए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनीज का लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है, 18 नंबर ये कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतात्मक और रचनात्मक प्रेरक कौन थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, यानी इसमें कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले। ये ऑलरेडी पहले भी ये क्वेश्चन आपको बताए थे। 2 नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, और ये हो सकता है कि इस साल भी पूछ दे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा का रचना है। तो देखिए यह निबंध है। क्या है, निबंध है। कबो कबो ऑप्शन में क्या करता है ना बाबू, कि ये कबो कबो डाल देता है ललित निबंध। क्या डाल देता है, ललित निबंध। तो घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पर ललित निबंध भी आप मार सकते हैं, वो भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो ये जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि ये पेशे का निर्धारण करना। माने जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यही है कि पेशे का निर्धारण करना। ये जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, पेशे का निर्धारण करना। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, पेशे का निर्धारण करना, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए ये पेशा क्या कर देता है ना, कि निर्धारण कर देता है। ये मतलब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से जो काम करते आ रहा है, उसी काम को ये कहता है करने के लिए जाति प्रथा। कहता है कि तुम्हारे ये पूर्वज करते आए हैं, तुम भी इस कार्य को करो, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा का है, एक हानिकारक प्रथा है। क्या है, एक हानिकारक प्रथा है। बी अगर मान लीजिए जाति प्रथा ही सब कुछ हो जाएगा, तो मानते हैं कि लोग खाए बिना मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए आर्थिक रूप से ना जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। आर्थिक रूप से जाति प्रथा एक प्रकार के क्या है, हानिकारक। आर्थिक रूप से ये बिगाड़ कर रख देगा, इंसान को बर्बाद कर देगा, समझ रहे ना। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये अब क्वेश्चन कह रहा है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक की क्या है कि एक पत्रिका है। क्या है, मूक नायक की क्या है, पत्रिका है। मूक नायक क्या है, एक पत्रिका है। देखिए ये पत्रिका मासिक पत्रिका है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निकाली जाती थी, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। देखिए बहिष्कृत भारत, किसको किया था, बहिष्कृत भारत। 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ये बहिष्कृत भारत का मतलब उन्होंने क्या किया था कि मतलब पत्रिका का संपादन किया था। आगे देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर मुख्य कारण आपका हो जाएगा कि उद्योग और धंधे की कमी। तो देखिए भारत में उद्योग और धंधों की कमी है। भारत में क्या है, उद्योग और धंधों का कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत में जाति प्रथा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण उद्योग और धंधा है। देखिए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो उद्योग और धंधों की कमी। आगे देखिए, अब यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। तो आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए तो श्रम विभाजन को किसको माना जाता है, श्रम विभाजन को किसको माना जाएगा, श्रम विभाजन। अब देखिए कह रहे कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामाजी सकपाल, रामाजी सकपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं करती है। तो ये किस पर निर्भर नहीं करेगी, तो स्वच्छता पर नहीं निर्भर करेगी, रुचि पर नहीं करेगी, कार्य कुशलता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों पर निर्भर नहीं करती है। आगे देखिए, आगे देखिए ये कह रहा है अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होता है। तो देखिए स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव हो, ये जो तीनों दिखाई देता है उसी को हम लोग का अंबेडकर के अनुसार बोलते हैं कि ये आदर्श समाज है। क्या है, आदर्श समाज है। क्या है बाबू, आदर्श समाज है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखिए यानी इसमें ना आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, तीनों हो जाएगा, तीनों है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए में डैश देती है, बांध देती है, तो ये एक पेशे में बांध देती है। किस में बांध देगी बाबू? एक पेशे में, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर एक पेशे में जाति प्रथा क्या करती है कि व्यक्ति को बांध देती है, किसी भी व्यक्ति को जाति प्रथा एक पेशे में बांध देती है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किस की अनुमति नहीं देती है। तो हिंदू धर्म के जाति प्रथा पेशे को चुनने को अनुमति नहीं देती है। क्या करने को नहीं देती है अनुमति? पेशे को चुनने को अनुमति नहीं देती है। देखिए पेशे को चुनने को अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म के जाति प्रथा पेशे चुनने को अनुमति नहीं देती है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है बाबू। क्या है? लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है कि अपने अनुसार किसी प्रतिनिधि को चुनता है और उस प्रतिनिधि के द्वारा अपने ऊपर शासन व्यवस्था को चलाता है, तो वही क्रियाएं क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। माने वैसा नियम कानून जिसमें सभी कोई क्या करते हैं? पालन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र का। लोकतंत्र में भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानियां नहीं होती है। अब देखिए अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ऑप्शन बी नंबर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपका ये क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि अम्बेडकर बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ये क्या मानते हैं? जाति प्रथा को। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अम्बेडकर के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो देखिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव हो, उसी को हम लोग क्या मानते हैं? आदर्श समाज मानते हैं। क्या मानते हैं? आदर्श समाज मानते हैं। क्या मानते हैं? आदर्श समाज मानते हैं। आदर्श समाज किसको मानेंगे? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। वो लेखक के अनुसार यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से वो आदर्श समाज कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्र, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित हो, ये किसने कहा था? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ये इसको किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक प्रथा माना है? तो ये माना है इसको कि आपको जाति प्रथा को, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? कहाँ किस राज्य में हुआ था? तो ये महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ बाबू? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म आपको बता देते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। क्या है बाबू? जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण यहाँ भारत में बेरोजगार लोग हैं, और जाति के अनुसार यहाँ काम मिलता है, यहाँ उद्योग धंधे की कमी है, जिसकी वजह से बेरोजगारी और है। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारा फर्स्ट लेसन था। फर्स्ट लेसन के आप लोग को लगभग 39 क्वेश्चन को हम बता दिए। इसके अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट या दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, हमको बता दीजिए आगे कैसे क्या करना है। ठीक है, आगे हम फिर क्वेश्चन लेकर आएंगे दूसरा लेसन में हम अच्छे तरीके से बताएंगे, समझाएंगे और बेहतर ढंग से समझाएंगे, इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके।